नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए कल मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। औषधि महानियंत्रक ने विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों के लिए कोवैक्सीन, कार्बोवैक्स और ज़ाइकोव डी के आपात उपयोग की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने केरल में शिवगिरी तीर्थयात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के योगदान की सराहना की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों के साथ बातचीत की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से एक लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियां श्रृंखला का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आकाशवाणी एफएम स्टेशन के 100 मीटर ऊंचे नवनिर्मित टावर का उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन 4 से 13 जून तक किया जाएगा और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति के बारे में कल मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। समीक्षा बैठक दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी। देश के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ये बैठक बुलाई गई है। देश में इस समय 15,636 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कल कोरोना संक्रमण के 483 नए रोगियों का पता चला। इस वर्ष जनवरी में पिछली समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सभी स्तरों पर कड़ी नजर रखें और सतर्कता बनाए रखें। औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स को भी आपात उपयोग की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि औषधि महानियंत्रक ने 12 साल से अधिक आयु के किशोरों के लिए ज़ाइकोव डी को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 187 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को लगाए गए। 10 अप्रैल से 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक इस आयु वर्ग के लोगों को 4,68,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,483 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 1,970 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री नारायण गुरु भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में विशिष्ट योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु के जन्म के कारण केरल की भूमि पवित्र है। प्रधानमंत्री आज केरल में शिवगिरी तीर्थयात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तीर्थदानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालयम की गोल्डन जुबिली, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में भारत की इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समाज सेवा में श्री नारायण गुरु के जीवन और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए शिवगिरी तीर्थयात्रा एक माध्यम रहा है। भारत के ऋषियों, भारत के मुनियों, भारत के संत, भारत के गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों में निरंतर संशोधन किया और संवर्धन भी किया।
श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा का गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। श्री मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु ने रूढ़ियों और कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को इसकी वास्तविकता से परिचित कराया। गुरु जी ने जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ तार्किक और व्यवहारिक लड़ाई लड़ी। आज नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों, दलितों, पिछड़ों की सेवा कर रहा है। उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको उन अधिकारों को देना ये हमारी प्राथमिकता रहा है। और इसीलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों पर आज किसान मेलों का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के सभी मंत्रालय देश के विकास में लगातार कार्य कर रहे हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, खेती को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के मानव उत्थान के लिए, शिक्षा को उन्नत शिक्षा में तब्दील करने के लिए, इस देश की हेल्थ की सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचे, देश में कुपोषण की समाप्ति हो, गरीबी का उन्मूलन हो और आम आदमी आत्मनिर्भर भारत और न्यू इंडिया की तैयारी में अपना योगदान करने लायक सक्षम हो सके। इस दृष्टि से सारे भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं वो अपने अपने कार्यक्रमों के अनुसार देश को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में भागीदार बने। और अगर हम साल भर के इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ जागरूकता और कुछ प्रेरणा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से यह देश के विकास और देश की यात्रा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस अवसर पर किसानों ने आय में वृद्धि के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया। मेले में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। प्रगतिशील और नवोन्मेषी किसानों की सुविधा के लिए छोटे तथा मझोले किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला किसानों, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों और किसानों तथा वैज्ञानिकों के बीच विभिन्न मुद्दों का संवाद हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सप्ताह चलने वाला ये अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को ज्ञान का विश्व स्तरीय केंद्र बनना चाहिए। इग्नू के 35वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने उपेक्षित लोगों तक पहुंचने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा और कौशल के समूचे परिदृश्य के रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में डिजिटल विश्वविद्यालय और ई लर्निंग संबंधी अन्य उपाय अत्यंत कारगर हैं। आने वाले दिनों में इग्नू को दुनिया की एक नंबर लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में बनाना है। इसलिए इस बार बजट में प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करवाया है, देयर विल बी ए डिजिटल यूनिवर्सिटी इन कंट्री, जो विश्व के समाधान निकालेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट है कि संघर्ष तुरंत समाप्त होना चाहिए और कूटनीति और वार्ता के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। नई दिल्ली में आज विदेश नीति सम्मेलन रायसीना संवाद को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसका असर शासन व्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के मामले में भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में 1 साल से भी कम समय में समूचे देशवासियों के अधिकारों का हनन किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने अफगानिस्तान, यूक्रेन और दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता तथा कोविड के दुष्परिणामों का असर लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। These shocks are really for all of us to be concerned about, because each of these events, Afghanistan, COVID, Ukraine, a big power rivalry, have global consequences and consequences for the everyday person. हिंद प्रशांत मुद्दे पर चर्चा करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर के देशों को एक समुदाय बनकर एक दूसरे के साथ साझेदारी का लक्ष्य रखना चाहिए।
Where the Indo-Pacific is concerned, I think there's a slightly different issue there, which is that the Indian Ocean and the Pacific Ocean have become much more seamless because countries on either side of that imaginary divide are actually have political, security and economic interests, and therefore it's actually untenable to see them in compartmentalized terms. भारत ने यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर हुई झड़पों पर चिंता व्यक्त की है। सभी पक्षों से अपील की है कि वे भड़काने और उकसाने वाली ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पश्चिम एशिया के बारे में खुली बहस में हिस्सा लेते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि और रविंद ने यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर ऐतिहासिक यथास्थिति का सम्मान करने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत का ये बयान पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली पुलिस और फलस्तीनी नमाजियों के बीच झड़पों से उत्पन्न तनाव के बाद आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ब्रिटेन के रक्षा खरीद मंत्री जेरेमी क्विन के साथ मुलाकात की और विमानन, पोत निर्माण तथा अन्य रक्षा उद्योग कार्यक्रमों और अवसरों के बारे में चर्चा की। श्री सिंह ने ब्रिटेन की भारत को मुक्त सामान्य निर्यात लाइसेंस देने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत साझेदार देशों के साथ विकास और उत्पादन की दिशा में मिलकर काम करने को उत्सुक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए कल मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। औषधि महानियंत्रक ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन, कार्बोवैक्स और ज़ाइकोव डी के आपात उपयोग की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के योगदान की सराहना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों के साथ बातचीत की। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से एक लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियां श्रृंखला का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आकाशवाणी एफएम स्टेशन के 100 मीटर ऊंचे नवनिर्मित टावर का उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन 4 से 13 जून तक किया जाएगा और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के सहयोग से एक लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियां श्रृंखला का शुभारंभ किया। ये 7 भारतीय महिलाओं के बारे में प्रेरक कहानियों की एक श्रृंखला है जिन्होंने भारत के लिए अकल्पनीय, असाधारण और लीक से हटकर योगदान किया। नई दिल्ली में श्री ठाकुर ने कहा कि इस संग्रह का लक्ष्य प्रेरक कहानियों को प्रकाशित करना है। नेटफ्लिक्स महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और स्थायी विकास तथा महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में 25 वीडियो तैयार करेगा।
Through this partnership, Netflix will be producing 2-minute short films made for the Ministry of Information and Broadcasting, which shall be shared on through social media platforms and broadcast on Doordarshan network. The first set of videos is of women narrating their experiences in breaking the glass ceiling. They are demonstrated as forces of nature as they speak about what Azadi means to them. However, they have one thing in common. They have fought against all odds to achieve their goals. These videos are made in a manner to inspire more and more Indians to fulfill their dreams. श्री ठाकुर ने श्रृंखला में शामिल प्रेरक भारतीय महिलाओं बसंती देवी, अंशु जैमसेनपा और हर्षिनी कान्हेकर का अभिनंदन किया। इसमें उत्तराखंड में कोसी नदी को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने वाली पर्यावरणविद और पद्म पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी को दर्शाया गया है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही अंशु जैमसेनपा को भी दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान के अंतर्गत सम्मानित हर्षिनी कान्हेकर की कहानी भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का आचरण स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भावना को ध्यान में रखकर सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम सभी चल और अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में श्री अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग विपक्षी नेताओं पर पत्थरबाजी और हमले कर रहे हैं। वे गृह मंत्री अमित शाह को जल्द ही इस बारे में एक पत्र भी लिखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल नेल्लोर में आकाशवाणी के एफएम स्टेशन के 100 मीटर ऊंचे नवनिर्मित टावर का उद्घाटन करेंगे। इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भी श्री वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2019 को किया था। अधिकारियों के अनुसार उपराष्ट्रपति 3 दिन के दौरे पर नेल्लोर जिले में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री नायडू कल अल्लूरू मंडल भी जाएंगे और देवी रेड्डी शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीपूह में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। रैली में प्रधानमंत्री के संबोधन से समूचे क्षेत्र में शांति पहल को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में दीपूह में पशु चिकित्सा कॉलेज, पश्चिम कार्बी आंगलोंग में डिग्री कॉलेज और कृषि कॉलेज कोलोंगा पश्चिम कार्बी आंगलोंग की आधारशिला रखना शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कौशल और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर में विकास की गति में तेजी आई है। हाल ही में इसने देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहली बार व्यापक जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने का गौरव प्राप्त किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित करने जा रहा है। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज रात 9:15 बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आप सुनेंगे जम्मू कश्मीर एक नई सुबह विषय पर परिचर्चा। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन पहुंचा रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि।
आज की कड़ी में हम स्वतंत्र संगठित प्रांत ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव का स्मरण कर रहे हैं। कृष्णचंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पारालाखे मुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णचंद्र ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपाबंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मेलनी के अन्य प्रमुख सदस्यों के अनवरत प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव 1 अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक ओडिशा के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वो 1944 तक ओडिशा के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने अनेक अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की और अपने तालुका में अभूतपूर्व संख्या में पानी के 1281 टैंक उपलब्ध कराए। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव ने 25 मई 1974 को इस संसार से विदा ली। ओडिशा को एक अलग राज्य बनाने की उनकी अदम्य लगन और धुन बेमिसाल है और आधुनिक ओडिशा के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। महान राष्ट्रवादी नेता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम गोलाघाट असम की प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारिका दस्सी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1932 में 26 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो 5 महीने की गर्भवती थीं। शिवसागर में जेल में रहते हुए उन्हें जेल अधिकारियों की अमानवीय यातनाओं का शिकार होना पड़ा। इन यातनाओं की वजह से गर्भपात के कारण 26 अप्रैल 1932 को उनका निधन हो गया। भारत की इस निर्भीक और साहसी पुत्री को हमारा शत शत नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य हजारी को भी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1920 को हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था। 1943 में वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए और सुभाष ब्रिगेड में सेवारत हो गए। वे 1944 में इम्फाल में ब्रिटेन की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। देश के इस महान सपूत को हमारा नमन। आजादी का सफर की इस कड़ी में आज हम शहीद कुंढार सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया। हरियाणा के अंबाला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 12वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सेवारत रहे कुंढार सिंह अपने क्षेत्र से स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाकर 1858 में फांसी दे दी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद कुंढार सिंह को हमारी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है।
कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। पाकिस्तान में आज कराची विश्वविद्यालय परिसर में हुए विस्फोट में चीन के 3 नागरिकों सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये विस्फोट चीन की वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण केंद्र कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के निकट एक वैन में हुआ। प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि यह आतंकी हमला था। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 777 अंक बढ़कर 57,357 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 247 अंक चढ़कर 17,201 पर पहुंच गया। खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन 4 से 13 जून तक किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए आयोजन और समन्वय समिति की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया। खेल मंत्रालय ने कहा कि पंचकुला के अलावा खेलों का आयोजन शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में किया जाएगा। इसमें 8,500 खिलाड़ी 5 देशी खेलों सहित कुल 25 खेलों में भाग लेंगे। कर्नाटक में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज तीसरे दिन वॉलीबॉल स्पर्धा में महिलाओं के स्वर्ण पदक मैच में SRM चेन्नई ने भरतियार विश्वविद्यालय कोयम्बटूर को हराया। SRM इंस्टीट्यूट चेन्नई ने पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गुजरात खेल विश्वविद्यालय की शैलजा पटेल ने स्वर्ण पदक जीता। तैराकी की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में आर्यन पांचाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पहली बार शामिल किए गए मलखंब की टीम स्पर्धा में मुंबई विश्वविद्यालय पहले, पुणे का सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय दूसरे और अमरावती का संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 11 ओवर में 4 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। इससे पहले बैंगलोर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीजन के शोपियां जिले और जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी जिलों को जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड आज से यातायात के लिए खोल दिया गया। तेज हिमपात के कारण ये सड़क 4 महीने से बंद थी। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा के दौरान समूचे राष्ट्र में 3 करोड़ कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 21 मार्च से 4 अप्रैल तक चौथा पोषण पखवाड़ा मनाया। पोषण पखवाड़ा का फोकस 2 व्यापक क्षेत्रों 6 वर्ष की उम्र तक के लाभार्थी बच्चों की लंबाई और वजन माप तथा लैंगिक संवेदी जल प्रबंधन, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की स्वस्थ माता और बच्चों के लिए परंपरागत भोजन और एनीमिया से संबंधित गतिविधियों पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए कल मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। औषधि महानियंत्रक ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन, कार्बोवैक्स और ज़ायकोव डी के आपात उपयोग की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के योगदान की सराहना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों के साथ बातचीत की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से एक लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियां श्रृंखला का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आकाशवाणी FM स्टेशन के 100 मीटर ऊंचे नवनिर्मित टावर का उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन 4 से 13 जून तक किया जाएगा और IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर
टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।